नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लॉ एसेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जिस पे हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं डाउरी डेथ। और ये जो टॉपिक है आपके वेरियस जुडिशरी एग्ज़ाम्स का, चाहे प्रीलिम्स का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, आप ये मान के चलना कि इस टॉपिक से मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रीलिम्स के पॉइंट से भी हम डिस्कस कर लेंगे और मेंस में हमें किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं हम उसके अकॉर्डिंग में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो डाउरी डेथ है ये आईपीसी इंडियन पेनल कोड का हमारा जो चैप्टर 16 है, जो कि बात करता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, जो कि सबसे लार्जेस्ट चैप्टर है इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी की बेर एक्ट का। उस चैप्टर का ये 304 बी सेक्शन है, यानी कि डाउरी डेथ का जिक्र किस में करा गया है? 304 बी में करा गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मैं किसी सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को तोड़ के बताता हूं तो आप अपने पास बेरेक एक बार ज़रूर लेकर बैठें। उससे हो सकता है कि कुछ चीज़ अगर मैं आगे पीछे हो रहा हूँ या कुछ चीज़ मैं अपने पार्ट में मिस कर रहा हूँ, सो दैट अगर आपके पास बेरेक्ट होगा तो आपको उसको कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो मैं एक बार ये पहले सेक्शन की लैंग्वेज है वो मैं बताता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपके पास बेरेक्ट नहीं है तो आप बेरेक्ट ओपन जरूर कर लेना। सेक्शन 30 बी जो हमारा है 304 यानी कि 304 बी, इट टॉक्स अबाउट डाउरी डेथ। दिस सेक्शन सेज कि वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजुरी और occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death। मतलब है कहने का, मैं इसको पूरा जो निचोड़ है वो मैं आपको बताता हूँ पार्ट में। देखिए, कुछ नोट्स हैं जो मैं अपने जब भी कोई सेक्शंस को पढ़ता हूँ, खास करके मेंस के एग्जामिनेशन से, क्योंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा बेरेक्ट की रीडिंग जितनी से जितनी लगाओ बेटर है, बट मेंस के लिए हमेशा एक पूरा बेरेक्ट का जो क्रक्स होता है ना, आप उसी को ही पढ़ा जाता है। क्योंकि 511 सेक्शन है तो आपको खुद पता है कि मेंस में 500 के 511 सवाल तो बनेंगे नहीं, 8 से 10 से 12 सवाल बनेंगे, तो किन किन टॉपिक से बनते हैं उसको। बट ये ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है। तो मैं पहले कुछ ऐसे सवाल आपको बेरेक्ट की लैंग्वेज बता दी है, उसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो सेक्शन है 1986 में जोड़ा गया था, क्योंकि 1986 में हमारे पास डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आ गया था, जो कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए कानून लाया गया था। तो एक सवाल प्रीलिम्स में यहाँ से बनता है कि डाउरी डेथ को कब लाया गया? तो 1986 में लाया गया, और इसी को अमेंडमेंट करके आईपीसी में 1986 में इंसर्ट करा गया। एक तो ये। दूसरा, याद रखना कि डाउरी डेथ एक कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड है। अब आप कहोगे सर कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड क्या होता है? देखिए, कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड का मतलब है कि डाउरी डेथ में डेथ होना ज़रूरी है। तो डेथ का मतलब यहाँ पे किस पॉइंट से हो रहा है? डेथ हो रहा है यहाँ पे जो बहू है, यानी कि जिस वुमेन की डेथ हो रही है, वो इस तरीके से नहीं हो रही कि चक्कू लिया और मार दिया, क्योंकि वो तो मर्डर हो जाएगा। यहाँ पे डेथ का तरीका क्या है कि जैसे ही उस औरत की शादी हुई है, उसके हस्बैंड या उसके परिवार वाले दहेज की मांग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अगर मोटिव देखा जाए वो दहेज है। और उस दहेज के लिए क्या करा जाता है? इस विमेन को टॉर्चर करा जाता है। वो टॉर्चर किस तरीके से करा जाता है? फिजिकल, मेंटली या फिर बर्न्स के ज़रिए, यानी कि फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से यहाँ पे टॉर्चर करा जाता है। और उस वुमेन की डेथ होती है। वुमेन की डेथ होने का कारण क्या था? कि उसको इस तरीके से हरास करा गया। और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हरास करा गया? किस चीज़ के लिए? दहेज के लिए। और उसकी मृत्यु विद इन 7 years ऑफ आर मैरिज होनी चाहिए, तभी डाउरी डेथ लगेगा। ओके, सो इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड कहा था। एक बार सवाल आया था शायद जुडिशरी में, यूपी में आया था, ऑप्शन दे दिया था कि डाउरी डेथ जो है वो
कल्पेबल होमिसाइड है, कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड है, इस तरीके से सवाल दिया होता। तो हमेशा याद रखना ये कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड है। और ऑफेंस का नेचर क्या है, ये कॉग्निजेबल है भाई। अगर ये ऑफेंस हुआ है तो पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट करेगी, कोई वारंट डालने की इसको ज़रूरत नहीं है। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि यहाँ पे आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है, और जो सेशन कोर्ट है वो इसको ट्राई करता है। अब इस सेक्शन को जो ब्रेक करके हमें पढ़ना है, किसी भी सेक्शन को समझने का बेस्ट तरीका कि उसको ब्रेक करके पढ़ो। ये क्या कहता है आप देखते हैं, देखो, डेथ ऑफ वुमेन शुड बी कॉस्ट, यानी कि वुमेन की डेथ जो हुई है वो होनी चाहिए, तभी डरू डेथ लगेगा। और वो डेथ किस तरीके से हो रही है, आइदर बाय बर्न्स, यानी कि जलाने के ज़रिए। जहाँ पे देखते हैं हम भारत में हमारे बहुत केसेस आते हैं जहाँ पे जो बहुएं होती हैं, औरतें होती हैं, उनको जला दिया जाता है दहेज के लिए। या कुछ फैटल इंजरी, फैटल इंजरी मतलब ऐसी इंजरी जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि तुरंत ही मृत्यु हो जाए, 2 या 3 या 4 या कुछ महीनों बाद, यानी कि वो इंजरी इतनी फैटल थी कि भविष्य में मौत का कारण वो इंजरी बनती है। और अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस, यानी कि जहाँ पे मृत्यु मतलब प्राकृतिक नहीं हो, अप्राकृतिक हो, यानी कि अननेचुरल या अनसर्कमस्टांशियल डेथ होती है, यहाँ पे हम कहेंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु नॉर्मल नहीं हुई है, ठीक है। इस तरीके से तोड़ के, क्योंकि बेरेक्ट की रीड मैंने कर दिया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको इस सेक्शन को समझना, बहुत ज़बरदस्त सेक्शन है, और इस सेक्शन को आप समझिए पहले। यानी कि डेथ होनी चाहिए वीमेन की किस तरीके से, बाय बर्न और बाय फैटल इंजरी, या फिर कोई भी सर्कमस्टांसेस जो कि नॉर्मल ना हो। दूसरा क्या कहता है कि डेथ शुड हैव ऑकर्ड विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, यानी कि उस लड़की की या उस औरत की जिसकी मौत होती है डाउरी डेथ की वजह से, उसकी मौत शादी के 7 साल के अंदर होनी चाहिए। यानी कि अगर ये कंडीशन एब्सेंट है, मान लो आज 2021 है, तो 7 का मतलब 2028, जो भी पर्टिकुलर डेट होगा आज की अगर मैं तारीख से काउंट करता हूँ, तो विद इन 7 years ऑफ डेथ, 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु होनी चाहिए। अगर 7 साल ना हो क्या 8वें साल में मृत्यु हुई तो उस समय डाउरी डेथ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये एक सेकंड कंडीशन है। तीसरी, शी मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू क्रुअल्टी, यानी कि जिस औरत की मृत्यु हुई है उसको उसके ऊपर क्रुअल्टी कराया था। क्रुअल्टी का मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है भाई। क्रुअल्टी का मतलब सिर्फ फिजिकली टॉर्चर नहीं होता, मेंटली टॉर्चर भी होता है। हरास करा जाता हो, अब हरास किसके द्वारा करा जाता हो, पति, उस औरत का पति, या फिर एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड सून बिफोर हर डेथ, यानी कि उसकी मृत्यु से पहले या तो उसको पति उसको टॉर्चर करता हो, या पति के रिश्तेदार उसको टॉर्चर करते हो। पति के रिश्तेदार में देवर आ सकता है, जेठ आ सकता है, नंद आ सकती है, सास आ सकती है, ससुर आ सकता है, ठीक है। ये सब कंडीशन जब फुलफिल हो तभी डाउरी डेथ लगेगा। और याद रखना डेथ का कारण क्या है, डेथ का कारण है कि किस चीज़ की डिमांड हो रही थी, डाउरी, यानी कि डाउरी नहीं देने के वजह से उसको टॉर्चर करते थे उसके पति या उसके परिवार वाले लोग, उसको हरास करते थे। और 7 साल के अंदर जो मैरिज हुई है विद इन 7 years में उसकी डेथ हो रही है। ये सारी कंडीशन जब फुलफिल होगी देन ओनली 304B जो आईपीसी का सेक्शन है वो हम क्या करेंगे, इन्वोक करेंगे। अब पनिशमेंट के सवाल पूछ लेता है भाई, पनिशमेंट तो कम से कम 7 साल की पनिशमेंट, बट इसको उम्र कैद यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी एक्सटेंड करा जा सकता है। और इसको ट्राई कौन करता है, कोर्ट ऑफ सेशन, ये याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ जो हमें समझने हैं। केस लॉ इसलिए क्योंकि भाई मार्क्स आपको जुडिशरी के मेंस में केस लॉ रेफर करोगे तो ही मिलेंगे। तो 15-15, 20-20 या 12-12, 25-25 मार्क्स में आ गया तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 केस लॉ बताने हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट केस तो है बता रहा हूँ। एक है सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2005 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर प्रोसिक्यूशन जब 304B के इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल कर देगा तो जो बर्डन है वो किसके ऊपर आ जाएगा, वो बर्डन ऑब्वियसली बात है एक्यूज के ऊपर आ जाएगा, कि एक्यूज के ऊपर ये जिम्मेदारी कि वो बताए क्यों ना उसके ऊपर 304B का मुकदमा लगे। क्योंकि 304B को हमेशा आप इंडियन एविडेंस एक्ट के 113 यानी कि 113B से पढ़ना। 113B में क्या किया गया, प्रिजम्पशन की बात करी गई है, यानी कि अगर किसी के ऊपर 304B की मुकदमा लगा है तो कोर्ट ने जो स्टेटमेंट ली होगी विक्टिम की तरफ से, जो भी ली होगी स्टेटमेंट, उसको कोर्ट क्या करेगा, प्रिज्यूम मान के चलेगा कि वो सच कहा गया है। तो इसलिए मतलब
कहने का मतलब है क्लियरली अगर मैं कहूँ तो बर्डन ऑफ इनोसेंस आपके ऊपर आ जाएगा, आपको प्रूफ करना है, क्योंकि इस प्रोसिक्यूशन को सिर्फ 304 बी के इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करना है, देन आपको सेटिस्फाई करना है कोर्ट को कि जी नहीं, मैंने ये क्राइम नहीं करा है। एक और केस है शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि 304 बी और 498 ए ये ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि दोनों एक नहीं है, लेकिन दोनों सेक्शन में जो क्रूअल्टी की बात करता है तो वो क्रूअल्टी की बात सेम है। यानी कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर 304 बी का मुकदमा भी लग सकता है और 498 ए का भी लग सकता है, क्योंकि 498 जो है वो किसकी बात करता है, वो हरासमेंट की बात करता है। 498 में डेथ नहीं हुई है, डाउरी के रिस्पेक्ट में हरासमेंट होती है बट डेथ नहीं होती है, और 7 साल की कंडीशन फुलफिल नहीं मांगता। बट 304 में डेथ होती है, 7 साल की कंडीशन मांगता है। इसलिए क्रूअल्टी की डेफिनेशन दोनों के लिए सेम होगी, लेकिन ये दोनों जो है वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। ठीक है ना। अब ये एक तीसरा केस लॉ है ग्रीस सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 2019 का है, सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कोर्ट ने क्लियरली ये कहा था कि 304 बी को फुलफिल करने के लिए क्या क्या चीज़ देखी जानी चाहिए, कि अगर उस वुमेन को जिसकी मृत्यु हुई है उसके ऊपर क्रूअल्टी करी गई है या उसको हरास करा गया है उसके हस्बैंड द्वारा या उसके हस्बैंड के रिश्ते द्वारा, और वो जो हरासमेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कह रहा हूँ, वो हरासमेंट या क्रूअल्टी किस रिलेशन में हुई है, फॉर द डिमांड ऑफ डाउरी, और विद इन 7 years ऑफ डेथ, या उसकी मौत जो हुई है जब उसको क्रूअल्टी करी जा रही थी, हरासमेंट करी थी, सी हैव व्हेन द वुमन इज सब्जेक्ट टू क्रूअल्टी, तो शी आई मीन डाइड सून बिफोर 7 years, मतलब उसकी मृत्यु जो हुई है वो 7 साल के अंदर होनी चाहिए, और उसकी मृत्यु जब हुई है ये उससे पहले, मतलब जो वुमेन है उसको क्रूअल्टी या हरासमेंट करा गया, और किसके रिस्पेक्ट में, डिमांड ऑफ डाउरी। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी है, देन 304 बी जो है ऑफेंस बन जाएगा और वो अट्रैक्ट हो जाएगा। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ध्यान से समझना है इस सेक्शन को। मैंने आपको बिल्कुल ब्रेक और तोड़ तोड़ के समझाया। ये आपके कोई भी जुडिशरी एग्ज़ाम या कोई भी आप प्रोसिक्यूशन का एग्ज़ाम दोगे एपीओ का या अपने लॉ एग्ज़ाम में, ये आपको मैं एक सरल भाषा में मैंने ये बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं टेलीग्राम चैनल जो है उस पर रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं जिन लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी एग्ज़ाम्स की या लॉ एग्ज़ाम्स की। तो और इसका लिंक भी जो है मैं वहाँ डाल दूँगा। ओके गाइस, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी हमसे चाहे जुड़ सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।